हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेज। आज के वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के चलते हुए काफ़ी एग्ज़ाम रुके हुए हैं जो होने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक, जिसके लिए हम मान सकते हैं कि 2 से 3 महीने या 4 महीने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने लगेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कमांड बना सकें। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुर में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, और उसकी खास बात नाम क्या है उसका नाम भी हमें बताना है। तो चलो आगे बढ़ के मैं आपको दिखा देता हूँ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम है उसका, केबुल लामजाओ। और ख़ास बात क्या है देखो, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया, मणिपुर में स्थित है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि ये लोकटक झील पर स्थित है। किस झील पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद जो चीज़ है यहाँ पर, ये हिरन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, यह हिरन है। इसको संगाई के नाम से मणिपुर में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संगाई के नाम से। और ख़ास बात क्या है कि ये जो हिरन है, हाँ, इसको डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाचती हुई हिरन। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने की कगार पर है। और ये केवल यानी कि हमारे देश में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में, मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ में। ठीक, यानी कि जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और इसको डांसिंग डियर कहते हैं इंग्लिश में, ये आपको याद रखना है। ठीक, पूछ सकता है आपसे कि डांसिंग डियर किसको कहा जाता है या कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बता देना है कि मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट के बारे में बताना है हमें, किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रेखीय संवेग, रैखिक संवेग या रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके संवेग की दर में परिवर्तन नहीं होता, तो रैखिक संवेग का संरक्षण का सिद्धांत बनता है। यानी कि किसी गति करती हुई वस्तु के संवेग में अगर परिवर्तन ना हो तो वह संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, अब रॉकेट आपको दिखाई दे रहा है, तो रॉकेट जो कार्य करता है किस नियम पर कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर तो ये कार्य करता है, यानी कि स्पेस में जाता है। दूसरा, इसमें जो होता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर ये कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और कोणीय संवेग जो संबंधित है वो कोणीय संवेग संबंधित है, आपको मालूम होगा वृत्तीय गति से। किस गति से? वृत्तीय गति। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इस प्रकार की गति होती है ना, वृत्तीय गति, इसमें होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, और ऊर्जा के बारे में आपको बता दूं मैं, तो ऊर्जा का सीन यहाँ पर ये है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा को। तो ये क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और जानते हैं क्या होता है ये रोग? तो स्कर्वी रोग में क्या होता है? शरीर में थकान होती है, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द, और ख़ास बात मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। ये होता है स्कर्वी रोग में या स्कर्वी रोग के लक्षण। ठीक है, और स्कर्वी रोग के लक्षण तो ये हो गए, लेकिन स्कर्वी रोग के स्रोत क्या होंगे? स्कर्वी रोग को ठीक करने के स्रोत क्या होंगे? स्कर्वी रोग को ठीक भी तो करना है ना, तो उसके स्रोत क्या होंगे? यही कह लो कि विटामिन सी के स्रोत क्या होंगे? विटामिन सी के स्रोत होते हैं आपके आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, और जितने भी रसदार और खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि विटामिन सी पालक में भी पाया जाता है और कुछ सब्जियों जैसे चुकंदर में भी पाया जाता है, टमाटर, अंगूर में भी पाया जाता है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको विटामिन सी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि विटामिन सी वसा में घुलनशील हो या ना हो, विटामिन सी
लेकिन जल में घुलनशील होता है। किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन सी ज़रूर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी के बारे में आपको मालूम होगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किस चीज़ से संबंधित है? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और बहुत सारी ट्रॉफी होती हैं जैसे IPL, वर्ल्ड कप, T20 कप, या ये किससे संबंधित होती हैं? सब क्रिकेट से संबंधित होती हैं। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि विश्व में ऊन सबसे ज़्यादा किस देश में उगाई जाती है, ये हमें बताना है। उगाई जाती है मतलब किस देश में उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। उगाई जाने का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन में उगाई जाएगी, क्योंकि ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ों से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ऊन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ऊन का? वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, जैसा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, राजस्थान इसका आंसर। हमारे भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, और विश्व में ऑस्ट्रेलिया। विश्व का कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको मैं ये बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी और दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहली बात तो विरूपाक्ष मंदिर है कहाँ पर? तो विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ पर, देखो, कर्नाटक के हम्पी ज़िले में। कहाँ पर है? कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में स्थित है कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसका जो निर्माण कराया था वो चालुक्यों ने करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्यों ने। चालुक्य जो साउथ में पाए जाते थे, और जो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, जो कि इतिहास का पहलू है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि चालुक्यों ने तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये स्थित कहाँ पर है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। आपको याद रखना है कि, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। क्या है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब समझ रहे हो ना आप? विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल ये है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्यों ने इसका निर्माण करवाया था, चालुक्य मंदिर का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? आपको याद होगा कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने राज किया है। ठीक है, और समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसे असहयोग प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता अधिवेशन। तो कोलकाता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास किया गया था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पास करने के समय, ये कोलकाता अधिवेशन में जब पास किया गया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ भी है। लाला लाजपत राय के बारे की एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, यानी एक पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कुछ, जैसे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। जैसा इन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा था, ऐसा इन्होंने आगे साबित भी करके दिखाया। और लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता होगा कि जब अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर प्रहार किए थे, इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किए थे, यानी कि लाठियों से इनको जब पीटा गया था, तो उस दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन। असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के। और कोलकाता अधिवेशन हुआ कब था? इसकी डेट भी तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, कि यानी कि कौन से सन में हुआ था। तो सन 1920 में ये हुआ था। कब हुआ था? सन 1920 में। ठीक, 1920 में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कोलकाता अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये लिखा हुआ है लाला लाजपत राय। और इसमें असहयोग प्रस्ताव पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देंगे, प्रधानमंत्री को भी नहीं देंगे, और तो फिर किसको देंगे? वो मंत्रिपरिषद को तो देंगे नहीं। ठीक है, तो किसको देंगे? वो देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जरूर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे, यानी कि अपना त्यागपत्र देंगे
और वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। और इसके अलावा आर्टिकल 52 और आर्टिकल 61 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई खास बात होगी इसके बारे में। देखो, आर्टिकल 52 तो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो इस वक्त कौन है? इस वक्त है हमारे रामनाथ कोविंद, ठीक। और आर्टिकल 61 कहता है, आर्टिकल 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस तरीके से हटाया जा सकता है? महाभियोग के तरीके से, यानी कि महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो वो किस में दिया है? वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखो, क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है। मध्य रात्रि के सूर्य का मतलब हुआ कि जहाँ पर सूर्य रात में भी चमकता हो। कब चमकता हो? रात में भी। तो कुछ लोगों को लगेगा कि जापान इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन देखो कन्फ्यूजन यही है। जापान को जो है सनराइज़ की भूमि कहा जाता है, यानी कि सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सूरज जो निकलता है दुनिया में कहीं पर भी विश्व में, तो वो जापान में दिखाई देता है। सबसे पहले सूरज अगर कहीं दिखाई देता है तो कहाँ दिखाई देता है? जापान में। और जो रात में इन्होंने कहा है ना क्वेश्चन में, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि का मतलब हुआ जहाँ रात में भी सूर्य दिखाई दे। तो आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक वृत्त के पास या उसके आगे आसपास जितने भी क्षेत्र होंगे, तो वहाँ पर सूर्य रात को भी दिखाई देगा। रात के चाहे 12 बज रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, रात को भी सूर्य दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे देखो, आप कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है। रात में भी सूरज यहाँ पर चमकता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग था, आपको याद रखना है कि नॉर्वे को तो मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है, और जापान को जाना जाता है सनराइज़ के लैंड के नाम से, यानी कि सूर्योदय। थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है। तो सूर्योदय आपको याद रखना है, और इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्वे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि वो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जो बॉर्डर है ना, जिसकी तट है वो समुद्र से लगती है और उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा का मतलब ये होता है जिस राज्य का, यानी कि जो राज्य है समुद्र से लगा हुआ हो, ठीक है। जो समुद्री सीमा, जिस राज्य की सीमा होती है और वो समुद्र से लगी हुई होती है, उसे तट रेखा कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग तब तक के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।